हाय एवरीवन, वेलकम टू माय सर इंग्लिश क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो हमारा इमेजिनेशंस के बेस पे है। कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज, जो आपके एग्ज़ाम में नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। तो क्वेश्चंस जो इमेजिनेशंस के ऊपर होते हैं, जो अनरियलिटी को शो करते हैं, वो क्या होते हैं आपके, वो पास्ट सब्जेक्टिव मूड के होते हैं। किसके होते हैं? पास्ट सब्जेक्टिव मूड। ठीक है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड, जिसका मतलब होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या मतलब होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब ये जो सेकेंड फॉर्म होती है ये इमेजिन करवाती है। क्या करवाती है? इमेजिन। इमेजिनेशंस के आधार पे ये रियलिटी को शो नहीं करती है, अनरियलिटी को शो करती है। जो एक्चुअल में नहीं है उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जिस वर्ब का यूज किया जाता है वो सेकेंड फॉर्म होता है। अब इसको आप पास्ट इंडेफिनेट टेंस मानने की भूल मत करना, ये कोई पास्ट इंडेफिनेट टेंस नहीं है। ध्यान रहे, पास्ट इंडेफिनेट टेंस नहीं है। बहुत सारी बुकों के अंदर इसको पास्ट इंडेफिनेट टेंस से क्या किया गया है? डिनोट किया गया है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस से बिल्कुल नहीं है। तो इमेजिनेशंस के आधार पे जब भी कोई क्वेश्चंस आते हैं वो किसके अंदर जाते हैं आपके, या अनरियलिटी बेस पे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो किसके आधार पे आते हैं? सेकेंड फॉर्म के यूजेस से आते हैं। जैसे एक सेंटेंस यूज कर रहा हूं मैं, इट इज टाइम सी स्पीक्स द ट्रूथ। ध्यान दो, यहां पर इट इज टाइम के बाद एक स्टेटमेंट दे रखी है, तो इस स्टेटमेंट के लिए जो फ्रेज यूज किया गया है इट इज टाइम, इसका जो मीनिंग है वो है काश। हिंदी में क्या मीनिंग है इसका? काश। तो काश उसने सच बोला होता, काश उसने सच बोला होता, बट सी डजंट। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बट सी डजंट। ध्यान दे कि यहाँ पर जो बट सी डजंट का मीनिंग दे रहा है, लेकिन उसने सच नहीं बोला। जैसे कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि जो फर्स्ट फॉर्म है एस वाली वर्ब है वो फैक्ट को शो करती है। किसको शो करती है? फैक्ट को। अब ये फैक्ट नहीं है, ये कह रहा है कि उसने सच नहीं बोला है। काश उसने सच बोला होता, बट सी डजंट। तो ये आपका फैक्ट नहीं है, ये क्या आपका कंट्रेरी टू फैक्ट। ये फैक्ट का एक्चुअल में उल्टा है। तो ये फैक्ट का उल्टा है, तो ये अनरियलिटी को शो कर रहा है। क्या कर रहा है? अनरियलिटी को, या इमेजिन कर रहा है कि काश उसने सच बोला होता लेकिन उसने सच नहीं बोला है। तो उसके लिए आप कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज कर दूंगा? स्पोक। बिल्कुल सही जवाब है, मैं यहाँ पर स्पोक यूज कर दूंगा। तो जो क्वेश्चन बन जाएगा वो बन जाएगा इट इज टाइम सी स्पोक द ट्रूथ। काश उसने सच बोला होता। तो ये कुछ आपके फ्रेज हैं, ये कुछ आपके वर्डिंग है, कंजक्शंस हैं, जिनसे हमको पता चलेगा कि इमेजिनेशंस के बेस पे क्वेश्चंस हैं। तो मैं वो कुछ शब्द लिख देता हूं जिनको याद करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका इमेजिनेशंस का क्वेश्चन है अनरियलिटी का क्वेश्चन। तो उसमें मैं लिख रहा हूं, देखो, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ठीक है, एज इफ ओनली, एज दो, ठीक, आई विश और खाली इफ। ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो डायरेक्टली इमेजिनेशंस को शो करते हैं, अनरियलिटी को शो करते हैं, जिनके लिए आप लगभग जर्नली सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने बोला है जर्नली सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। आपको इस चीज़ पर रटना नहीं है कि केवल सेकेंड फॉर्म ही इमेजिन शो करती है। तो आपके जो बुक्स हैं उनके अंदर केवल सेकेंड फॉर्म इमेजिन शो करके दिखा रखा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि केवल सेकेंड फॉर्म इमेजिन के शो करती है इमेजिनेशंस को या अनरियलिटी को। तो वो आप जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा एग्जांपल्स के थ्रू सीखते जाएंगे किस तरीके से है। तो फिलहाल तो ये बात है कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, एज इफ ओनली, एज दो और आई विश और इफ़, ये कुछ वर्ड हैं जो कि डिनोट करते हैं, जिनसे हमको पता चलता है कि ये क्वेश्चन आपका किस चीज़ के ऊपर है, अनरियलिटी बेस पे है या
इमेजिनेशंस के ऊपर है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ जिनसे पता लग जाएगा कि आपका इमेजिनेशन का क्वेश्चन सही है। तो देखो, जैसे स्टेटमेंट यूज किया गया, ही ऑर्डर्स एज दो ही इज माई बॉस। अब ध्यान दें कि जो आपने एज दो के बाद क्लोज यूज किया है, एक उस क्लोज में बोला गया है कि जैसे कि वो मेरा बॉस हो, वो ऐसे ऑर्डर दिया उसने जैसे कि मेरा बॉस हो, बट ही डजंट, लेकिन वो मेरा बॉस नहीं है। और जैसे आपका ये मीनिंग कन्वे होता है तो आपको समझ लेना है ये इमेजिनेशंस के ऊपर क्वेश्चन है। किसके ऊपर क्वेश्चन है? इमेजिनेशंस के ऊपर है। और इमेजिनेशंस के अंदर आपकी फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है, सेकंड का किया जाता है। अब बात रही कि बी की जो फर्स्ट फॉर्म है वो इज़मार है, लेकिन सेकंड फॉर्म आपकी वॉज और वर है। अब वॉज और वर में से क्या चीज़ यूज की जाएगी ही के साथ, ये आपको पता लगाना जरूरी है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस चीज़ का आपको पता लगाना है कि वॉज और वर में से आपके मतलब यहाँ पर कौन सा यूज होगा। तो यहाँ पे ध्यान दें कि वॉज अगर आपने यूज़ किया तो ये आप टेंस बना देंगे। क्या बना देंगे? टेंस। और शुरुआत में मना कर चुका हूँ कि टेंस ये नहीं होते हैं, ये आपके मूड होते हैं। एक मूड का पॉइंट होता है, पार्ट होता है, जिसके बारे में डिटेल में मैं अगली आने वाली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है। तो तब तक आपको ये पॉइंट सीखना है कि यहाँ पर वॉज यूज नहीं किया जा सकता है, वर यूज होगा। इवन ही, सी, आई, यू, वी, दे, कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर वॉज वर्ब में से आपको सेलेक्ट करना है तो वर ही यूज करेंगे। एक क्वेश्चन और यूज कर लेते हैं अपन, ही टॉक्स एज दो ही owns the whole world। He talks as though he owns the whole world। वो तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे कि पूरे संसार का मालिक हो। वो ऐसे बातें कर रहा है जैसे कि पूरे संसार का मालिक हो, लेकिन आपको पता है कि वो पूरे संसार का मालिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बट ही डजंट, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कौन सी? सेकेंड फॉर्म। क्योंकि सेकेंड फॉर्म इमेजिनेशन शो करती है। बहुत सारे बच्चे वर रट लेते हैं कि जी वर आएगा इमेजिनेशंस के लिए, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस वर्ब को इमेजिन कर रहे हो आप, उसी वर्ब को सेकेंड फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला, वो किस पे है? देखो, अगर मैं आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करने जाऊं कि ही वॉक्स एज दो ही इज मैड, तो आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। वो ऐसे चल रहा है जैसे कि पागल। तो क्या आपको पता है कि वो पागल है या नहीं है? ही वॉक्स एज दो ही इज मैड, वो ऐसे चल रहा है जैसे कि पागल हो। अब क्या वो पागल है, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते, ठीक है। वहां पर पिछले क्वेश्चन में देखा जाए तो मेरा बॉस कौन है वो मेरे को पता है, ठीक है। इसलिए वहां पे इमेजिन कर लिया कि वो ऐसे ऑर्डर दे रहा है जैसे कि मेरा बॉस हो। अगर वो मेरा बॉस है तो मैं ये लाइन बोल नहीं सकता, ध्यान रखें। यहाँ पर ही वॉक्स एज दो ही इज मैड, वो ऐसे चल रहा है जैसे कि पागल हो, ठीक है। अब वो पागल है कि नहीं है ये बिल्कुल नहीं पता, तो ये फैक्ट भी हो सकता है। तो ये फैक्ट के अकॉर्डिंग ही से ओके हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी वर मैड दे रखा होता तो ये भी मैं ठीक कर सकता था, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि ही मैड है या नहीं, ही पागल है या नहीं। एक्चुअल में अगर वो पागल हुआ तो मैं इस ठीक कर दूंगा, लेकिन अगर वो पागल नहीं हुआ तो मेरे को यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? वर। तो दोनों कंडीशन सही है, क्योंकि हम बिल्कुल भी जज नहीं कर पा रहे हैं कि वो सही है या गलत है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका सीजीएल के अंदर आया हुआ था कि ही टॉग में एज दो
ही इज माई बॉस। उसने मेरे से ऐसे बातें की जैसे कि मेरा बॉस हो। ठीक है, ये क्वेश्चन यूज किया गया आपके सीजीएल के एग्जाम के अंदर। उसने मेरे से ऐसे बातें की जैसे कि मेरा बॉस हो। अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि जो इमेजिनेशंस है, बट ही डजंट, लेकिन एक्चुअल में वो मेरा बॉस है नहीं है। अगर मैं इस मीनिंग को कन्वे करता हूं तो ये सेकंड फॉर्म लेती है। लेकिन यहां पर ध्यान दे, इन सेंटेंसेस के अंदर डिफरेंसेस हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस है और ये सेकंड है। मतलब यहां पर पास्ट टाइम को इंडिकेट किया गया है। अगर पास्ट टाइम को इंडिकेट किया गया है तो मेरे को यहां से जवाब मिलेगा ही डिडंट। क्या मिलेगा? ही डिडंट। पास्ट में ही जवाब मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसने मेरे से बातें की हैं पास्ट में, तो मैं उसी टाइम के लिए सोच रहा था। देखो कैसे बातें कर रहा है, जैसे कि मेरा बॉस हो। तो मैं उस पास्ट की एक्टिविटी को पास्ट में ही रख के यहाँ पर रिप्लाई लूंगा, बट ही डिडंट। और अगर मैंने बट ही डिडंट का लिया तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा पास्ट ऑफ पास्ट के अंदर। तो इमेजिनेशंस के आधार पे यहाँ पर जो क्वेश्चंस का आंसर बनेगा वो सेकंड फॉर्म से नहीं बनेगा, वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म से बनेगा। और बी की थर्ड फॉर्म आपको पता है बीन होती है। क्या होती है? बीन। तो इसका जो क्वेश्चन है का आंसर है वो बन जाएगा ही टॉक्ड मी एज दो ही हैड बीन माई बॉस। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि आप एज दो, इफ ओनली, आई विश, इनको देख के सेकंड फॉर्म का रट्टा नहीं लगाना है। आपको समझना है कि इमेजिन करवा रहा है तो कौन से टाइम के बेस पे। अगर वो प्रेजेंट टाइम के बेस पे इमेजिन करवा रहा है तो वहाँ पर आप सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वो पास्ट टाइम के बेस पे इमेजिन करवा रहा है तो वहाँ पर आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो टाइम बदल जाएगा। जैसे कि वैन और वाइल की जो वीडियो मैंने आपको बताई थी, पास्ट ऑफ पास्ट मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, तो वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो, उस चीज़ को आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको समझना है कि अगर पास्ट के टाइम की रेफरेंस में इमेजिनेशन करवा रहा है तो आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और प्रेजेंट के टाइम की बेसिस पे इमेजिनेशन करवा रहा है तो आपको सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। I wish I learned swimming. I learned, सॉरी फॉर इंटरप्शन। जो क्वेश्चन आई विश से रिलेटेड है वो अपन स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो क्वेश्चन है, आई विश आई लर्नड इंग्लिश। ये कह रहा है कि जो काश, आई विश का जो मीनिंग होता है वो होता है काश मैंने इंग्लिश सीखी होती, काश मैंने इंग्लिश सीखी होती, लेकिन मैंने इंग्लिश नहीं सीखी। जब भी काश का मीनिंग आता है, जैसे मैंने आपको इसी वीडियो में पहले बताया है कि जब भी काश का मीनिंग आता है तो वो इमेजिनेशंस के आधार पे होता है, वो अनरियलिटी होती है, वो एक्चुअल में नहीं होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं सीखी है, इस वजह से यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ गई? बिल्कुल सही, सेकंड फॉर्म आ गई है। कौन सी फॉर्म आ गई है? सेकंड फॉर्म आ गई। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं, आई विश आई लर्नड इंग्लिश व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। ये कह रहा है कि काश, देखो जैसे यहाँ पर जो आई यूज किया हुआ है इसका मतलब मैं नहीं हूँ। ध्यान रहे, ये आई जो है वो सब्जेक्ट है जिसका मतलब मैं है, लेकिन यहाँ पर आई विश जो है वो काश का मीनिंग दे रहा है। तो काश मैंने इंग्लिश सीखी होती, तो ये इमेजिन कर रहा है। ठीक है, ये इमेजिन कर रहा है। क्या कर रहा है? ये इमेजिन कर रहा है। लेकिन इमेजिन कर रहा है, कौन कर रहा है? काश मैंने इंग्लिश सीखी होती, लेकिन कब? इन पास्ट, जब मैं बच्चा था उस टाइम पे सीखी होती। तो अब मैं इस चीज़ के, इस एक्ट का इमेजिन कर रहा हूँ कि जब मैं बच्चा था, मान लो बच्चा था 10 साल पहले, मान लो, तो जब मैं बच्चा था उस टाइम पे मैं इंग्लिश सीखता।
काश मैंने उस टाइम पे इंग्लिश सीखी होती। तो जैसे मैंने पिछले सेंटेंस में आपको बताया है कि जो पास्ट से रिलेटेड इमेजिनेशंस हैं वहाँ पर आप सेकेंड फॉर्म की बजाय हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो इसमें सेंटेंस में जो यूज़ होगा वो होगा हैड लर्नड। क्या यूज़ हो जाएगा? हैड लर्नड। आई विश आई हैड लर्नड इंग्लिश व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो इमेजिनेशंस के बेस पे क्वेश्चंस होते हैं आपके, उन इमेजिनेशंस को ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेजेंट टाइम में इमेजिनेशन कर रहे हैं, किसमें? अगर आप प्रेजेंट टाइम में इमेजिनेशन कर रहे हैं तो आपको सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है। क्या करनी है? सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। और अगर आप पास्ट टाइम की इमेजिनेशन कर रहे हैं तो उसी सेकेंड फॉर्म को आपको क्या करना है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में यूज़ करना है, चाहे वो कोई भी है, एज दो है, इफ़ ओनली है, एज इफ है, आई विश है, कोई भी चीज़ है। ध्यान रखें, अगर आप प्रेजेंट टाइम को लेके इमेजिनेशन कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम को लेके इमेजिनेशंस कर रहे हैं, तो आपका क्या होता है? सेकेंड फॉर्म से इमेजिनेशंस होता है। लेकिन अगर आप पास्ट टाइम को लेके इमेजिनेशन कर रहे हैं, पास्ट टाइम को लेके इमेजिनेशंस कर रहे हैं, तो वहां पर यूज होता है आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यूज होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है। अब मैं इनके साथ आपको थोड़ा सा हाई लेवल पे ले जाना चाह रहा हूं कि क्या होता है कि जो सेकेंड फॉर्म या आपका क्या होता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये जो सेकेंड फॉर्म है इसको आप सेमी क्लोज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सेमी क्लोज। सेमी क्लोज कंडीशनल। तो जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उनके बारे में डिटेल में कंडीशनल का टॉपिक लेके आऊँगा, तो उसके अंदर अपन डिटेल में उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये आपका जो हैड प्लस थर्ड फॉर्म है वो क्लोज कंडीशनल होता है। क्या होता है? क्लोज कंडीशनल। अब सेमी क्लोज और क्लोज कंडीशनल के अंदर क्या होता है? तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि जो सेमी क्लोज है उसके अंदर हमेशा हर चीज़ इम्पॉसिबल होती है। क्या होती है? इम्पॉसिबल, जो हो नहीं सकता, जो एक्चुअल में अनरियल है। ठीक है, ठीक है। जो चीज़ अनरियल है, इम्पॉसिबल है, जो कभी हो नहीं सकता, तो उसको मैं आपका क्या बोलता हूँ? सेमी क्लोज। ठीक है, इसी को आप पास्ट सब्जेक्टिव मूड बोलते हैं, इसी को आप सेमी क्लोज कंडीशनल बोलते हैं। ऐसे ही जो क्लोज कंडीशनल होता है आपका, वो आपका इम्पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आपने इम्पॉसिबल बना दिया होता है। ठीक है, टू क्रिएशन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, टू क्रिएट इम्पॉसिबिलिटी। तो इस चीज़ को आपको सीखना जरूरी है कि जो सेमी क्लोज है आपका, वो इम्पॉसिबल एक्ट या अनरियल एक्ट को शो करता है, जो कि आपकी सेकेंड फॉर्म होती है। क्या होती है? सेकेंड फॉर्म। लेकिन ध्यान रखिए, जो क्लोज कंडीशनल है वो टू क्रिएट इम्पॉसिबिलिटी। आप इम्पॉसिबिलिटी को क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? आप इम्पॉसिबिलिटी को क्रिएट करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। लेकिन ये आपका दूसरा नाम इनका क्या होता है? क्या बोलते हैं इनको? कंडीशनल्स। क्या बोलते हैं इनको? कंडीशनल्स बोलते हैं। तो कंडीशनल्स का जो टॉपिक है वो डिटेल के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूंगा। लेकिन उससे पहले जो आपने क्लोज किया है, क्रिएट इम्पॉसिबिलिटी से पॉइंट रिलेटेड किया है हैड प्लस थर्ड फॉर्म से, तो उस पॉइंट के बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि ये जो हैड प्लस थर्ड फॉर्म है ये क्रिएट इम्पॉसिबिलिटी यानी क्लोज कंडीशनल को कन्वे करता है। और क्लोज कंडीशनल को कन्वे करने वाला पॉइंट क्या होता है? ध्यान दें, अब बात ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रहा हूँ कि जो हाई लेवल पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो जो आपका क्लोज कंडीशनल है, जिसमें आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो एक चीज ध्यान रखो, इसके रिलेटेड जो रिजल्ट आता है वो आपका हमेशा
वुड, कुड, शुड, माइट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनके साथ आता है। किन के साथ आता है? इनके साथ आता है। ध्यान दें कि जो रिजल्ट आता है आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म से, मतलब अगर आप किसी चीज़ की इम्पॉसिबिलिटी को क्रिएट करते हैं, ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट कैसे? जो चीज़ हो सकती थी लेकिन नहीं हुई, हो सकती थी लेकिन नहीं हुई, नहीं हो सकती थी लेकिन हो गई, ऐसी चीजें, ठीक है। जैसे पास्ट के बारे में आप ये समझते हैं ना कि भाई वो तो ऐसा बोल ही नहीं सकता था, लेकिन एक्चुअली में उसने बोला, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं कि बिल्कुल इम्पॉसिबल एक्ट था उस टाइम पे और वो होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन वो परफॉर्म हो जाता है, तो उसके लिए आप हमेशा क्या यूज़ करते हैं? वुड, शुड, कुड, माइट, मतलब मॉडल्स की परफेक्ट फॉर्म, मॉडल्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे सेंटेंस से हम समझेंगे कि अगर इस तरीके का कभी भी मीनिंग आता है, ध्यान दें, ठीक है, इस तरीके का कभी भी मीनिंग आता है, यू शुड हर्ट हिम, एक सेंटेंस से समझो यू शुड हर्ट हिम, और एक सेंटेंस में देता हूं यू शुड हैव हर्ट हिम। अगर देखा जाए ऐसे तो ध्यान दें आप इस चीज में, यू शुड हर्ट हिम और यहां पर यू शुड हैव हर्ट हिम, यहां पर ये कह रहा है कि तुम्हें उसे हर्ट करना चाहिए, तुम्हें उसे हर्ट करना चाहिए। मतलब शुड जो है वो आपकी ड्यूटी को बता रहा है, किस चीज़ को? ड्यूटी को, आपका कर्तव्य है कि आप उसको हर्ट करें। आपने किया नहीं है लेकिन आपकी ड्यूटी है कि आप उसको हर्ट करें। शुड के बाद जो हर्ट है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे शुड हैव के बाद जो हर्ट है वो थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हर्ट की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म सेम होती हैं। अगर मान लो मैं इसकी हिंदी आपको बताना चाहूँ तो आप खुद डिफरेंसेस देखना। शुड हर्ट, शुड हैव हर्ट का यूज करना क्या होता है? तुम्हें उसे हर्ट करना चाहिए था, तुम्हें उसे हर्ट करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। अब ये जो चीज है अंडरस्टूड है, इस सेंटेंस में लिखा नहीं गया लेकिन ये चीज अंडरस्टूड हो गई है। ध्यान दो इस चीज के ऊपर कि तुम्हें उसे हर्ट करना चाहिए था, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें ये काम करना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया? नहीं किया। ऐसे जो स्टेटमेंट्स आते हैं उन स्टेटमेंट्स को आप इस तरीके से शो ऑफ करते हैं। ध्यान रखना कि आप यूज करते हैं मोडाल्स प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। कोई भी मोडाल्स जो होता है पास्ट टाइप का, पास्ट टाइम का, शुड, वुड, हैव, शुड, वुड, कुड, माइट, और टू, नीड, डेयर, ये मोडाल्स जो होते हैं इनके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको इस तरीके की हिंदी लेके देंगे। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एक बार वो देख लेते हैं हम। जब भी कभी ऐसी चीज है कि जो पास्ट में किसी चीज की पॉसिबिलिटी थी लेकिन एक्चुअल में नहीं हो पाया, यानी वहां पे क्रिएशन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी बन गया है, तो यहां पर एक सेंटेंस है, देखो, द बॉय रिटर्न द पर्स दो ही कुड कीप इट। अगर इस सेंटेंस को देखा जाए, द बॉय रिटर्न द पर्स दो ही कुड कीप इट, इसने कहा कि लड़के ने पर्स लौटा दिया, ठीक है, लड़के ने पर्स लौटा दिया हालांकि वो इसे रख सकता था। मतलब आप एक बात देखें ध्यान से कि आपका जो मेन क्लोज है
उसके अंदर आपने सेकंड फॉर्म यूज़ की, और सेकंड फॉर्म वो होती है जो फैक्ट होता है, जो कंप्लीट होता है। क्या होता है? जो कंप्लीट होता है। तो सेकंड फॉर्म आप पहले भी कर चुके हैं इस चैनल के ऊपर। अगर आप पिछली वीडियो देखोगे, जैसे वैन और वाइल के ऊपर वीडियो थी, या टेंस का जो क्विक रिस्पॉन्स था, उस वीडियो में जाके देख लेंगे कि जो सेकंड फॉर्म के बारे में मैंने बताया वो होता है कि सेकंड फॉर्म आपका पास्ट में काम जो हो चुका है, यानी लड़के ने पर्स लौटा दिया है, जिसका पर्स है वो पर्स ले गया है। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि हालांकि, मतलब अपोजिट रिजल्ट को शो कर रहे हैं अपन, हालांकि वो रख सकता था, रिजल्ट आ सकता था कि पर्स मिला कि वो रख लिया, उसने नहीं लौटाया, लेकिन उसने तो लौटा दिया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे मीनिंग आ रहा है कि हालांकि वो रख सकता था, ही कुड कीप इट, वो रख सकता था। क्या रखा? नहीं। जब भी किसी भी स्टेटमेंट में लेकिन का मीनिंग कन्वे हो जाता है, ये हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, तो जब भी लेकिन का मीनिंग आ जाए और उसके अंदर आपके मोडाल्स यूज कर रखे हैं, तो मोडाल्स को हमेशा आपको किस में यूज करना पड़ेगा? परफेक्ट फॉर्म ऑफ मोडाल्स में। परफेक्ट फॉर्म मतलब कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी कैप्ट। क्या हो जाएगी? कैप्ट। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका? कुड हैव कैप्ट, ही कुड हैव कैप्ट, कि वो रख सकता था लेकिन पर्स तो लौटा दिया उसने। लड़के ने पर्स लौटा दिया, हालांकि वो रख सकता था, बट ही कुडंट, लेकिन उसने नहीं रखा। तो दो ही कुड हैव कीप कैप्ट इट। ठीक है, तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट आपको मिलती हैं पेपर में, तो उनको आपको समझना पड़ेगा। मैं हर वीडियो में आपको एक ही बात बोलता हूँ कि इंग्लिश को आप रट नहीं सकते, इंग्लिश को आपको फील करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लर्निंग नॉट ए रीडिंग। तो सीखो हर चीज़ को, हर तरीके से उनकी हिंदी बनाने की कोशिश करो, उनका मतलब समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है वो बाय मीनिंग आपके सीखी जाती है। ध्यान रहे, बाय स्ट्रक्चर आप उस चीज़ को रट नहीं सकते हैं। तो एक सेंटेंस और रख लें अपना, जैसे कि यू ought to learn English when you were a child। जो आईवीज के साथ मैंने सेंटेंस कराया वैसा ही सेंटेंस मैंने इनके साथ दे दिया। ये कह रहा है कि यू ought to learn, ought to के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तुम्हें सीख लेनी चाहिए इंग्लिश। अगर मान लो मैं यहाँ पर इस सेंटेंस को सिर्फ इतना आपको दिखाता हूँ, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, मतलब ought to मोडाल्स जो होता है वो एक आपके ओब्लिगेशंस को शो करता है। ठीक है, एक सजेशन देता है, बहुत अच्छी सजेशन देता है। तो यू ought to learn इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। लेकिन हमने आगे क्या दे दिया? हमने आगे दे दिया व्हेन यू वर अ चाइल्ड। अब ये वर सेकेंड फॉर्म इमेजिनेशन वाली नहीं है, ये आपको वर्ब के साथ वर्ब लगाई गई है जो कि सेकेंड फॉर्म में है, यानी कि पास्ट टेंस है ये। क्या ये पास्ट टेंस, जो पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कह रहा है कि जब तुम बच्चे थे उस टाइम पे सीखनी चाहिए थी, जब तुम बच्चे थे उस टाइम पे आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, लेकिन क्या सीखी आपने? तो यहां से फिर से वही लेकिन वाला मीनिंग कन्वे हो रहा है, लेकिन नहीं सीखी, लेकिन नहीं किया आपने ऐसा काम कि जब तुम बच्चे थे तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए था, लेकिन आपने काम नहीं किया। तो जिस भी सेंटेंस से आपको ऐसा मीनिंग कन्वे होता है तो वहां पर आपको आंसर देना होता है यू ought to have learned English when you were a child। तुम्हें इंग्लिश सीख लेनी चाहिए थी जब तुम बच्चे थे, बट यू ought नॉट। ठीक है, ये कह रहा है कि आपने इंग्लिश नहीं सीखी। ठीक है, बट यू डिडंट, मतलब आपने ऐसा किया ही नहीं, आपको ये कर लेना चाहिए था जब बच्चे थे उस टाइम पे, आपने किया ही नहीं। तो इस तरीके के जो भी स्टेटमेंट आते हैं, सेंटेंस आते हैं, उनमें आपको क्या करना होता है? मोडाल्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी होती है। एक दो क्वेश्चन और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा।
देखो एक क्वेश्चन और है इस टाइप से, क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रेन should arrive at 7 o'clock, but it arrived an hour late. ध्यान से देखो इस सेंटेंस को कि द ट्रेन शुड अराइव एट 7 o'clock, और एक सेंटेंस जो है वो ये कह रहा है कि बट इट अराइव्ड एन हार लेट, लेकिन ये आई, मतलब अराइव्ड जो है आपकी कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है सॉरी, सेकेंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। और सेकेंड फॉर्म मतलब आपको पता है कि ये काम उस समय हो गया था, 7 बजे आने चाहिए तो ये 8 बज गए होंगे, 1 घंटा लेट का मतलब 8 बज गए, तो यानी कि 8 बजे ट्रेन आ चुकी है, डन हो चुका है ये काम। और 8 बजे आप ये बोल रहे हो ट्रेन को 7 बजे आना चाहिए था, लेकिन 1 घंटा लेट होगी। मतलब 8 बजे आपने ये बात बोली है कि भाई 7 बजे आनी चाहिए थी, लेकिन क्या आई 7 बजे? बिल्कुल नहीं, वो ट्रेन आई है 8 बजे और आना कब चाहिए था, 7 बजे। क्या आई? नहीं, ट्रेन को 7 बजे आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आई, लेकिन नहीं आई। तो यहाँ से फिर से लेकिन का मीनिंग कन्वे हो रहा है। किसका मीनिंग कन्वे हो रहा है? लेकिन का। और जब भी आपको लेकिन का मीनिंग कन्वे होता है तो ध्यान रखें कि कोई भी मोडाल्स आपने यूज कर रखा है तो उस मोडाल्स को आप किस फॉर्म में यूज करोगे? शुड हैव अराइव्ड। किस में? शुड हैव अराइव्ड। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ से, द ट्रेन शुड हैव अराइव्ड एट 7 o'clock बट इट अराइव्ड एन हार लेट। एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ कि इट वॉज सो नाइस ऑफ यू टू डू दिस इज बट यू नीड नॉट डू दिस। सो ये कह रहा है कि बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा कि आपने टू डू डिशेज का मतलब होता है बर्तन साफ करना, ठीक है। डिशेज का मतलब होता है आपका खाने पीने की चीज़ें, लेकिन डू डिश का मतलब डिशेज होता है मतलब बर्तन साफ करना। कि सपोज करो आपने बर्तन साफ किए हैं, ठीक है, और बर्तन साफ करने के बाद मतलब बर्तन तो साफ कर दिए ना, धन्यवाद कर दिया उसने पास्ट में, तो ये कह रहा है कि धन्यवाद तो हो ही गया पास्ट में, पास्ट है, पास्ट वोज है, तो धन्यवाद किया, कर दिया है, इसका मतलब बर्तन भी साफ कर दिए। तो बर्तन साफ करने के बाद बोल रहा है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका बर्तन साफ करने के लिए, लेकिन तुम्हें इस चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। तो आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन आपने तो आवश्यकता क्रिएट कर दी ना। आवश्यकता नहीं थी लेकिन आवश्यकता हो तो गई ना आपके लिए, तो ठीक है, आपने तो काम कर दिया। तो ऐसी फिर से मीनिंग आ रहा है, लेकिन आपने आवश्यकता क्रिएट कर दी, तो इस चीज़ के लिए भी आप क्या यूज़ करेंगे? यू नीडंट, यानी कि नीड नॉट हैव डन सो। क्या हो जाएगा आंसर? यू नीड नॉट हैव डन सो। देखो इमेजिनेशंस, कल्पना जो चीज़ें होती हैं या अनरियलिटी होती हैं जो वास्तविकता को शो नहीं करती हैं, उन चीज़ों को, उन सेंटेंसेस को आपको ध्यान से देखना है एग्जाम में। वो सेंटेंसेस आपके मैक्सिमम 3 ही टाइप से होते हैं, या तो सेकेंड फॉर्म लेके आते हैं या हेड प्लस थर्ड फॉर्म लेके आते हैं। तो यहाँ पर जो है वो विदाउट कंजक्शन आपका हेड प्लस थर्ड फॉर्म मैंने दिखाया नहीं, लेकिन जो हेड प्लस थर्ड फॉर्म है वो क्लोज कंडीशनल के लिए आता है। एक ऐसी पॉसिबिलिटी जिसको आपने इम्पॉसिबिलिटी में चेंज कर दिया, जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो चुकी है, उसके लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज होता है। हेड प्लस थर्ड फॉर्म के रेफरेंस में मोडाल्स की परफेक्ट फॉर्म यूज होती है। अब मोडाल्स की परफेक्ट फॉर्म और हेड प्लस थर्ड फॉर्म का क्या रिलेशन है वो मैं आपको अगली वीडियो, जब मैं कंडीशनल की कराऊंगा आपको, तो उस वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीज़ें बता दूंगा। उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस
प्रेस करना मत भूलें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है, अपना ध्यान रखें, अपनी लाइफ को सेव करें। इस कोरोना काल में आप घर पे ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। थैंक यू वेरी मच।